नमस्ते विद्यार्थियों, बगलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार छिपा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स जो चलती है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो या बीए बीएड इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो वाला फर्स्ट ईयर क्यों ना हो, इनमें किताब चला करती है अर्थशास्त्र की। तो उसके समानार्थी जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार देखेंगे हम बोर्ड पर कि आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अर्थात हम अगर किन्हीं संसाधनों को, उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को अगर परिवर्तित करते हैं, अगर हम उत्पादन के विभिन्न संसाधन, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि संसाधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कुछ संसाधन स्थिर होते हैं, कुछ संसाधन जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार हमने एक बेसिक वीडियो बनाया था पहले, तो वो बेसिक वीडियो भी एक बार आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि परिवर्तनशील संसाधन कौन से होते हैं और स्थिर साधन कौन से होते हैं। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से स्थिर लागतें होती है, परिवर्तनशील लागतें होती है, उसी प्रकार से संसाधन जो होंगे वो भी अल्पकाल में परिवर्तनशील हो सकते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये नियम अल्पकाल में ही लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जिसके अंतर्गत हम अपने सभी संसाधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते। मान लो कि 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है और आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, उत्पादन ज्यादा करना चाहते हो, तो क्या आप अपनी बिल्डिंग, अपनी मशीनरी या उत्पादन के सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकते हो? क्या आप नई जमीन लेके नई बिल्डिंग बना सकते हो? क्या बाहर से आप नई मशीनरी मंगवा सकते हो? क्या बाहर से आप नए इंजीनियर मंगवा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में अर्थात अल्पकाल की स्थिति में हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है ताकि हमें लाभ ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि जिन संसाधनों को परिवर्तित करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं उन्हें हम परिवर्तित कर देते हैं। जैसे लेबर को ज्यादा बुला लेना, मार्केटिंग करने वाले व्यक्तियों को ज्यादा बुला लेना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल ज्यादा मंगवा लेना, ओवर टाइम काम करवाना, पूंजी है उसकी पूर्ति ज्यादा कर देना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो जिन संसाधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिन संसाधनों को हम परिवर्तित कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, ऐसे परिवर्तन हम सामान्य रूप से कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दीर्घकाल होता, हमारे पास समय की कोई सीमा नहीं होती, तो हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर लेते। समझ रहे हैं ना कि अगर दीर्घकाल होता अर्थात 2 साल, 5 साल या 10 साल होते तो बिल्डिंग में नहीं, बड़ी बिल्डिंग ले सकते थे, बनवा सकते थे, जमीन बड़ी ले सकते थे, विभिन्न संसाधनों को परचेज कर सकते थे, बाहर से मशीनें भी मंगवा सकते थे, नई लेबर की भी भर्ती कर सकते थे। अर्थात ऐसे कार्य या ऐसे उत्पादन के संसाधन जिनको अपनी संस्था में स्थापित करने के लिए हमें अधिक समय लगता हो, वो भी हम दीर्घकाल में मंगवा सकते थे, वो भी हम स्थापित कर सकते थे। और ऐसा स्थापन करके, इन संसाधनों को स्थापन करके भी हम प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ा सकते थे। लेकिन समस्या क्या है हमारे पास? हमारे पास समस्या अल्पकाल की। तो अल्पकाल में हम सभी संसाधनों को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए
कि हम जितने संसाधनों को परिवर्तित कर सकें जो उत्पादन को बढ़ाने में हमारी सहायता करता हो, जो उत्पादन को बढ़ाता हो, हमें उन संसाधनों को परिवर्तित करके संस्था का उत्पादन बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि हम मार्केट की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा कर सकें। ठीक है विद्यार्थियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक का कि पूरी संस्था जो होती है वो टिकी होती है उत्पादन पर, मार्केटिंग पर, और ये हमें बताता है कि किस प्रकार से आपको अपना उत्पादन बढ़ाना है। अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाना तो आपको क्या करना है, दीर्घकाल में अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको क्या करना है। इस टॉपिक हमें सारी चीजें बता देता है, परंतु हमें एक विशेष चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी संसाधन को, उत्पादन के किसी संसाधनों को अगर रेगुलर बढ़ाते ही जाते हो तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि उत्पादन के संसाधनों को परिवर्तित करने का मतलब क्या। इसका मतलब यह है कि मान लो कि आप उत्पादन के 5 संसाधनों को काम में ले रहे हो, ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है, पहली बात नोट कर ले कि अल्पकाल में लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किस में लागू होगा, अल्पकाल में लागू होगा। क्यों लागू होगा मैं बता चुका हूं, क्योंकि हम सभी संसाधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है विद्यार्थियों, एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम कि हमारे पास उत्पादन के 5 संसाधन हैं और आपने क्या किया है, एक संसाधन को स्थिर रखा है और 4 को हमने क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया है। ठीक है, अगर हमने एक को क्या रखा है विद्यार्थियों, स्थिर रखा है और 4 को हमने क्या किया है, 4 का हमने क्या कर लिया है, परिवर्तन कर लिया है, तो भी ये क्या कहलाएगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर एक साधन को स्थिर रखा है। अगर आप ऐसा करते कि कुल 5 संसाधनों में से अगर आप 3 संसाधनों को स्थिर रखते और 2 संसाधनों को परिवर्तित कर लेते, इनको परिवर्तन कर लेते, तो भी यहाँ पे क्या होता, तभी ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही कहलाएगा। अगर इसका उल्टा होता, अर्थात टोटल हमारे पास कितनी इकाइयां हैं, 5 संसाधन है, इनमें से अब आपने क्या किया है, 4 को स्थिर कर लिया है, 4 संसाधनों को स्थिर कर लिया है और आपने एक में परिवर्तन किया है। कितने में परिवर्तन कर रहे हैं विद्यार्थियों, एक संसाधन में परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी ये नियम जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही कहलाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना सा है, अगर हम किसी भी प्रकार से किसी एक संसाधन को स्थिर रखें या 4 संसाधन को स्थिर रखें, या 4 संसाधनों को स्थिर रखें, हम एक संसाधन में परिवर्तन करते हैं, या हम आधे संसाधनों में परिवर्तन करते हैं, आधे को स्थिर रखते हैं, तो कहने का तात्पर्य इतना सा कि किसी भी कम से कम एक संसाधन स्थिर होना चाहिए और कुछ संसाधन परिवर्तनशील होने चाहिए, या आधे संसाधन स्थिर होने चाहिए, या अन्य कोई संसाधन जो बचे हैं वो परिवर्तनशील होने चाहिए। अगर ऐसी आपको देखने को मिलती है अल्पकाल में अवस्थाएं, तो हम उसे कहेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इससे आगे समझते हैं हमने ये परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर, इस परिभाषा को पढ़ते हैं हम। ठीक है विद्यार्थियों, तो परिभाषा कह रही है विद्यार्थियों यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है, इसकी परिभाषा है, उस परिभाषा को हम पढ़ रहे हैं। उत्पादन के साधनों के संयोग में
उत्पादन के साधनों के संयोग में, अर्थात आप कितना परिवर्तन करते हो, कितने अनुपात में परिवर्तन करोगे, ये संयोग का मतलब वही बता रहा है। ठीक है, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, तो नोट करने वाली चीज है विद्यार्थियों, इन्होंने केवल एक साधन को लिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही साधन हो, हम अन्यत्र साधनों को भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक न एक साधन स्थिर होना चाहिए, कम से कम एक साधन स्थिर होना आवश्यक है। तो ये नियम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाएगा, जो अल्पकाल में लागू होता है। जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत व औसत उत्पादन, उस साधन का क्या होगा, तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटता जाता है। तो एक बार और परिभाषा पढ़ रहा हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उत्पादन के साधनों के संयोग में, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत व औसत उत्पादन घटता जाता है। तो विद्यार्थियों, औसत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, इसके बारे में भी हम पहले वीडियो बना के मैंने डाल दिया है, तो उसको आप पहले समझ लें एक बार। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आपको अपने संस्था का उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको कुछ संसाधनों को स्थिर रखना है, कुछ को परिवर्तनशील रखना है, जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सके। परंतु अगर आप उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को अनवरत बढ़ाए जाते हो, तो एक सीमा तक आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा। फिर भी अगर आप उत्पादन के संसाधनों को और बढ़ा रहे हो, तो आपका उत्पादन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जितना उत्पादन की आवश्यकता है उतना तो आपने कर लिया है। जैसे मान लो कि आपने 100 इकाइयों तक उत्पादन करना था, कर लिया है, आपने यहाँ पर 10 संसाधन बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ तक तो आपको लाभ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, परंतु अगर आप उत्पादन के साधन को और बढ़ाते हो, तो यहाँ पर आपका उत्पादन 100 रहने वाला है, जिससे कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लागत बढ़ जाएगी, जहाँ पर क्या हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। इस लागत बढ़ने की वजह से आपका उत्पादन में कमी होती जाएगी, कि व्यक्ति जितना उत्पादन को बढ़ना चाहिए उतना बढ़ ही नहीं पाएगा। इसका मैं एक चार्ट बनाया है विद्यार्थियों, चार्ट देख लेते हैं एक बार। चार्ट से पहले एक बार देख लेते हैं, नोट लिखा है छोटा है यहाँ पर, इस नोट को एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि साधनों की मात्रा उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ाने पर, अगर संसाधनों की मात्रा अर्थात उत्पादन के संसाधनों की मात्रा आप उत्पादन की तुलना में अधिक कर देते हो, अधिक बढ़ा देते हो, तो उत्पादन से अगर अधिक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, संसाधन की मात्रा बढ़ रही है, तुलनात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से, तो ऐसी अवस्था में लाभ के स्थान पर हमें क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगी। लाभ नहीं होगा विद्यार्थियों में, उनकी क्या हो जाएगी, हानि होने लग जाएगी। जैसे कि विद्यार्थियों एक बार देखते हैं कि हम उत्पादन के संसाधन क्यों बढ़ाते हैं। हम उत्पादन के संसाधन इसलिए बढ़ाते हैं ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके, ठीक है। लेकिन आप उत्पादन के संसाधन को इतना बढ़ा रहे हो ताकि आपका उत्पादन क्या होगा, सामान्य तौर कम होने लगेगा और संसाधन बढ़ने लगेंगे, अर्थात आप नेगेटिविटी अर्थात माइनस में चले जाओगे आप। एक उदाहरण ले लेते हैं विद्यार्थियों, इसका एक सामान्य उदाहरण है कि मान लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है, इसे प्यास लगी है, अर्थात क्या पी सकता है, 4 गिलास पानी पी सकता है। समझना एक बार,
ये 4 गिलास पानी क्या हो सकता है, पी सकता है। जब आपने इसको 1 गिलास पानी दिया तो इसकी प्यास बुझ गई। आपने इसे दूसरा गिलास पानी का दिया तो इसकी और ज्यादा प्यास बुझ गई। आपने तीसरा गिलास पानी का दिया तो इसकी और ज्यादा प्यास बुझ गई। अब आपने चौथा गिलास पानी का और बढ़ाया, पानी का चौथा गिलास और बढ़ा दिया है, तो अब इसकी प्यास और उत्पादन के संसाधन क्या हो गए हैं, पानी और इसकी प्यास दोनों में क्या हो गया है, समानता आ गई। कोई समस्या में समानता आ गई है। परंतु अगर आपने 5 गिलास पानी का पिलाया तो थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, थोड़ी समस्या आ जाएगी, यहाँ पर अंतर बढ़ने लगेगा। और आपने अगर छठा गिलास पिलाया, पानी का पिलाया है, तो क्या होगा फिर, वो पानी वापस बाहर आ जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को वोमिटिंग हो सकती है। तो इसी प्रकार से अगर उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाते जाते हो तो एक निश्चित स्तर तक तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, परंतु बाद में आपका उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपका उत्पादन घट रहा है और उत्पादन के संसाधनों को फिर भी आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका उत्पादन जो है अर्थात लागत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और प्रोडक्शन कम होता जाएगा, माइनस में भी जा सकता है। आपका जो अर्थात आपको लाभ तो नहीं होगा, फिर बाद में आपको हानि होने लगेगी। देखते हैं, इस चार्ट बनाया हमने, चार्ट के हिसाब से उसको समझ लेते हैं विद्यार्थी। एक बार हमारे पास है तालिका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को समझने के लिए हमारे पास तालिका है। यहाँ पर है संसाधन, यहाँ पर है टीपी, अर्थात टीपी का मतलब होता है कुल उत्पादन। टीपी का तो क्या होगा विद्यार्थियों, कुल उत्पादन। यहाँ पर है एपी, एपी का मतलब है औसत उत्पादन, औसत उत्पादन। यहाँ पर है एमपी, एमपी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, सीमांत उत्पादन। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे साधन दिए हुए विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। यहाँ पर टीपी है, टीपी का मतलब होता है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। अगर अंग्रेजी भाषा में अगर उच्चारण करें तो इसका मतलब निकलता है टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। यहाँ पर है एपी, एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्शन। और यहाँ पर है एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन। एपी को कहेंगे एवरेज अर्थात औसत उत्पादन। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें क्या नोट करना है विद्यार्थियों कि पहले हमने उत्पादन का एक साधन लिया तो हमारा कुल उत्पादन कितना हुआ, 4 हुआ। फिर एवरेज उत्पादन क्या आएगा, 4 आएगा। एवरेज उत्पादन कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, अभी 4 ही होगा। तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या होगा हमारा, 4 होगा। परंतु हमने यहाँ पर एक उत्पादन का जो संसाधन है वो हमने बढ़ा लिया है। पहले हमारे पास एक संसाधन था, अब उत्पादन का कितने संसाधन ले लिया हमने विद्यार्थियों, एक संसाधन और ले लिया। अर्थात अब कितने संसाधन हो गए उत्पादन के, हमारे पास 2 संसाधन हो गए हैं। अब हमने उत्पादन का और एक संसाधन बढ़ाया है, तो बताइए कुल उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा। यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ गया है, अर्थात पहले 4 इकाइयां बन रही थी एक संसाधन से, अब 2 संसाधन की हम कितनी बना रहे हैं, 10 इकाइयां बना रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 10 इकाइयां बना रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, औसत उत्पादन निकालना है। तो औसत उत्पादन निकालने का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, हमारे पास एपी बराबर पीपी अपॉन क्वांटिटी। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, उस टोटल प्रोडक्शन में जो हमारे संसाधन है, यहाँ पर जो हमारे संसाधन है उनका हमें भाग दे देना है।
तो यहाँ पर 2 संसाधन है और यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 हुआ है। तो टीपी टोटल प्रोडक्शन कितना विद्यार्थियों के पास, 10 है। और संसाधन कितने हमारे पास, 2 है। 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार, अर्थात 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, अर्थात 5 बार ये कट गया है। तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन कितना आएगा विद्यार्थियों, 5 आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके पास साधन और टोटल प्रोडक्शन पहले से दिया हुआ होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, जो टोटल प्रोडक्शन जो है हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन, तो टोटल प्रोडक्शन में इनका जो अंतर होगा वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। कैसे कहलाएगा विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार, 10 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। ये देखिए विद्यार्थियों 6 आ गया है यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से आप उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाओगे वैसे वैसे कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, औसत उत्पादन में वृद्धि होगी और मार्जिनल सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये बात भी नोट कर ले कि अगर हम उत्पादन के संसाधन को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है। सीमांत उत्पादन बढ़ेगा ना, क्या परिभाषा होती है सीमांत उत्पादन की, एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन करने से। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई संसाधन परिवर्तन करते हैं, चाहे वो एक इकाई में परिवर्तन क्यों ना कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन में हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिलती है, वो कहलाती है सीमांत उत्पादन। तो देखेंगे विद्यार्थी एक बार हम कि पहले हमने 2 इकाइयां दी है, ये सीमांत उत्पादन का कुल लागत का, एवरेज लागत का, इसका वीडियो पहले से बना के डाल दिया विद्यार्थी, एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब हम 2 से हमने एक संसाधन को बढ़ाया है और हमने संसाधन 3 कर लिए। जैसे हमने 3 संसाधन लिए हैं वैसे हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। पहले 10 का प्रोडक्शन हो रहा था, अब प्रोडक्शन हमारा उत्पादन बढ़कर 18 हो गया है 10 से, अर्थात कितने का हो गया है, 8 का अंतर हो गया है। तो 8 हमें सीधा कहाँ लिखना है, सीमांत उत्पादन में लिखना है। और एवरेज निकालने के लिए हमें 3 का भाग 18 में देंगे तो 6 हमारे सीधे सीधे आ जाएंगे, अर्थात 18/3 बराबर हमारा औसत उत्पादन कितना आएगा विद्यार्थियों, 6 आएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर पहले 6 इकाइयों में वृद्धि हुई और यहाँ पर अब 6 से ज़्यादा अर्थात 8 इकाइयों में वृद्धि हो गई है, जब हम एक एक इकाई के संसाधन को, उत्पादन के संसाधन को बढ़ा रहे हैं। परंतु यहाँ पर अगर हम एक इकाई को और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है, वृद्धि तो हो रही है, अर्थात 18 का 23 का हम देखें तो 5 इकाइयों की वृद्धि हमें देखने को मिलती है, 5 इकाइयों की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। परंतु समस्या क्या आएगी यहाँ पर जो समस्या आने वाली है वो आ रही है कि यहाँ पर 6 इकाइयाँ बढ़ी पहले, फिर 8 बढ़ी, 6 से अधिक बढ़ी, फिर 8 से सीधे 5 पर क्यों आ गई, अर्थात इकाइयाँ बढ़ तो रही है परंतु घटती हुई दर से बढ़ रही है। पहले 6 से 8 हुई, अब 8 से 5 हो गई है, 5 इकाइयों की वृद्धि तो हुई है परंतु पहले सीधे सीधे 8 इकाइयों की वृद्धि हुई थी, अब 5 की वृद्धि हुई है। वृद्धि तो हुई है परंतु घटती हुई वृद्धि हुई है, क्योंकि अब आपका जब ये जो आप संख्या बढ़ा रहे हो ना संसाधनों की, ये अब ज़्यादा बढ़ा रहे हो, फिर भी व्यक्ति नहीं मानते, फिर भी व्यक्ति नहीं मानते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन 23 का हुआ, औसत आप निकाल ही लेंगे, इसको भाग देने के बाद में सीमांत तो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, अब
5 हो जाएगी, क्योंकि अब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। फिर अगर हम एक और उत्पादन के संसाधन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर 4 इकाइयाँ बढ़ी है, यहाँ पर 23 से 27, अर्थात उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन यहाँ पर भी घटती हुई दर से बढ़ा है, अर्थात पहले 5 बढ़ा था, अब 4 इकाइयाँ बढ़ी है। उल्टा में धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमें धीरे धीरे हमारा उत्पादन जो है उत्पादन में कमी होती जा रही है, अर्थात जैसे जैसे हम उत्पादन के संसाधन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन में हमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम एक उत्पादन की इकाई को बढ़ा देते हैं, 5 से 6 कर देते हैं, तो अब हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन 3 पर ही बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा औसत उत्पादन कितना आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, 6 पंजे 30, अर्थात 30 में हम 6 का भाग देंगे तो हमारा 5 का जाएगा, औसत उत्पादन आ जाएगा। अब इसका बीच का अंतर कितना है, जो सीमांत उत्पादन कहलाएगा वो होगा 3 का। अगर आप एक और उत्पादन के संसाधन को बढ़ा देते हो, अर्थात 6 से कितना कर देते हो, 7 कर देते हो, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0, अर्थात हमारा कुल उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपने अब लास्ट सीमा पार कर ली है। अगर आप इससे अगर ज़्यादा अगर उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अगर आपने एक और इकाई बढ़ाई है तो आपका उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं है, उत्पादन कितना है, 0 का 0 है आपका। जबकि आपने यहाँ पर उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाया है फिर भी आपका उत्पादन 0 हो रहा है, क्योंकि अब आपकी मशीनों ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है, लेबर फुल काम कर चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाओगे तो आपको प्रोडक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 प्रोडक्शन आया है तो हम एवरेज से निकाल लेंगे, 7 चौक 28, 2 बच गए हैं तो 0.29, तो औसत हमारा उत्पादन जो होगा वो 4.29 आ जाएगा, अर्थात 30 में हम भाग देंगे 7 का तो हमारी ये राशि निकल कर आ जाएगी। और सीमांत उत्पादन की बात करें तो इन दोनों का अंतर हम सीमांत उत्पादन में लिखते हैं, इन दोनों का अंतर क्या है, 0 है तो ये 0 हो जाएगी। अब इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन फिर भी अगर आप उत्पादन का एक संसाधन बढ़ाते हो, उत्पादन का अगर आप एक संसाधन बढ़ाते हो तो विद्यार्थी यहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, पहले हमें 30 इकाइयों का उत्पादन हो रहा था परंतु अब हमें 26 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, अर्थात हमें क्या हुआ, 4 जो हमारा उत्पादन जो बढ़ना चाहिए था उल्टा हुआ 4 इकाइयों से घट गया है, अर्थात 4 इकाइयां हमारे उत्पादन की कम हो गई है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमें उत्पादन के संसाधन बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन वो एक सीमा तक बढ़ेगा। अगर आप उस सीमा को अगर पार कर लोगे तो आपको लाभ की जगह नुकसान होने लगेगा। तो ये स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि जैसे आपने उत्पादन के संसाधन को और बढ़ाया है तो यहाँ पर हमें पहले 30 इकाइयाँ बन रही थी, 26 पर आ गए, उल्टी 4 माइनस में चले गए, 4 माइनस में चले गए, तो ये देखिए यहाँ भी हम 35 में चले जाएंगे, इसका एवरेज हम निकाल लेंगे। हम तो एवरेज तो पॉजिटिव आएगा परंतु सीमांत जो होगा वो नेगेटिव में चला गया, अर्थात इन दोनों का जो अंतर है कि पॉजिटिव आना चाहिए था अब वो क्या चला गया है, नेगेटिव चला गया है। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है इनको 3 अवस्थाओं में बांट दिया है। पहली अवस्था में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं 4, 6, 8। दूसरी अवस्था में बढ़ तो रहा है परंतु घटती हुई यहाँ पर क्या है, 8 थी फिर 5 हो गई, प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन 8 के बजाय 5 का बढ़ा है। दूसरी अवस्था में फिर प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन 4 का बढ़ा है, फिर बढ़ा है 3 का बढ़ा है। तो प्रथम अवस्था में प्रोडक्शन रेगुलर बढ़ रहा था, उत्पादन के संसाधन में वृद्धि की है तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया, जैसे कि हमें इस पहली अवस्था में देखने को मिल रहा है। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, जैसे आप उत्पादन के संसाधनों को बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, उत्पादन बढ़ तो रहा है परंतु घटती हुई दर से बढ़ रहा है। पहले 5 इकाइयां बनी फिर 4 की वृद्धि हुई,
फिर 3 की वृद्धि हुई, परंतु आप फिर भी नहीं मान रहे हो, फिर भी आप उत्पादन के संसाधनों को और बढ़ा रहे हो, तो एक अवस्था का आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाद में अगर आप और बढ़ाते हो, फिर भी आप उत्पादन के साधन को और बढ़ाते हो, तो आपको लाभ नहीं होगा, लाभ के स्थान पे क्या हो जाएगी विद्यार्थी, आपको हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहता है, क्या अगर उत्पादन के संसाधन को बढ़ाते हो, अल्पकाल की बात कर रहे हैं कि अल्पकाल में लागू होता है कि अगर आप उत्पादन के संसाधन को बढ़ाते हो तो आपका उत्पादन बढ़ता है, फिर आप बढ़ाते हो तो फिर बढ़ जाएगा, परंतु वो एक सीमा तक बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उत्पादन के संसाधन को आप एक सीमा को पार करके जब वृद्धि करते हो, तो आपको लाभ की जगह नुकसान होने लगेगा, आपको हानि होने लगेगी। तो हमने आज ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा है विद्यार्थियों। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जो है मेरे पुराने वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें औसत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, कुल लागत क्या है, औसत लागत क्या है, स्थिर संसाधन क्या है, परिवर्तनशील संसाधन क्या है, स्थिर लागतें क्या है, परिवर्तनशील लागतें क्या है, जो आपको पहले देखना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद में आप इस टॉपिक पर आएंगे। धन्यवाद।